हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एसीएफ के लिए एसीएफ एग्ज़ाम आपको पता ही होगा कि आने वाला है, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा, आप कमेंट करेंगे, आपको वीडियोज़ अच्छी लगेंगी, इसके क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा दोस्तों। जैसे कि ये भाई परेशान है, वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम फिजिक्स को एकदम ईजी वे में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका मिरर व्यू, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेज के बारे में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसे सब हिंदी में भी कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे उतना क्लियर हिंदी नहीं आता। आप बहुत बार देखेंगे मुझे प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ उतना कंसीडर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए हिंदी भी सीख रहा हूँ दोस्तों, और हिंदी सीखते सीखते मैं आपको कन्वर्ट करके भी बताते जाऊँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम एएनएम ट्यूटोरियल है। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट सही लगे तो प्लीज़ इसे कंसीडर करिएगा दोस्तों। बिकॉज यूट्यूब के कुछ नॉर्म्स होंगी, अगर आपको पता होंगे तो, कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 व्यूज़ होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, सॉरी 4000 आवर्स होने चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके लिए दोस्तों इतना मैं अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए लाइव वीडियोज़ लेकर आ सकूँ, क्योंकि मेरे साथ और टीचर्स भी हैं। लेकिन अभी तो मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन हर टीचर इतनी मेहनत करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो क्या हम अगर एक बार लाइव लेक्चर के एलिजिबल हो जाएंगे तो मैं आपके लिए और फैकल्टीज़ भी लाकर आपकी जो क्या बोलते हैं सीरीज़ है, और जो आपकी जो एजुकेशन है उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। ये जो प्रोसेस है इसे हम लाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द स्टेट इन विच द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्मॉल। ऐसा कौन सा स्टेट है? ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर आपको पता होगा, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं मैटर की, ठीक है। तो मैटर के अंदर ऐसी कौन सी स्टेज है जिसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करी गई है, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से पहले होता कैसे है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये मानते हैं ये लड्डू है, लड्डू हर किसी ने खाया होगा। लड्डू के अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, इन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स, और ये जो बड़ा हो गया लड्डू, ये हो गया एटम, ठीक है दोस्तों। तो एटम ये हो गया और मॉलिक्यूल्स ये हो गए दोस्तों, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और एटम का कंपैरिजन आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या होगा, देखिए, अगर कोई सॉलिड पदार्थ है जैसे कि लड्डू ही है, तो उसमें क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम करीब होंगे, एकदम पास होंगे। तो क्या उनको मूवमेंट का कोई जरिया मिलेगा? जैसे ये मूवमेंट हो रहे हैं, ऐसे मूव हो पाएंगे क्या? लेकिन अगर गैसेस में देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो मतलब दूरियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका सवाल का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। इसका सवाल का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। अब अ मैन स्टैंड ऑन अ बोट इन ए स्टिल वाटर, इफ़ ही वॉक ऑन अ बोट टुवर्ड्स द शोर द बोट विल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो एक आदमी जो है बोट के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और जो बोट है, ठीक है, बोट किस डायरेक्शन पे चल रही है, तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब होता है दोस्तों शांत पानी, ठीक है। शांत पानी की ये बोट खड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। अ मैन स्टैंड ऑन अ बोट इन ए स्टिल वाटर, इफ़ यू वॉक ऑन अ बोट टुवर्ड्स द शोर। अब मान लीजिए ये किनारा है, ठीक है, जो समुद्र नदी जो भी है उसका किनारा है दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति की तस्वीर है। अगर व्यक्ति जो है वॉक ऑन अ बोट टुवर्ड्स द शोर, ठीक है, शोर मान लीजिए ये वाली साइड को माना जाता है शोर, ठीक है। तो शोर की तरफ अगर वो चल रहा है तो जो बोट का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो किस तरफ होगा ये आप क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। देखिए ये बोट है, ठीक है, ये जो है अपना वाटर है, ठीक है। अब जब व्यक्ति इस तरफ चल रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका ये पता होगा आपको, जब लहरें मूव करती हैं तो क्या होती है, जब सबसे ज़्यादा जो फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है, वो यहाँ पर रहता है। फिर यहाँ से धीरे 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 जो प्रेशर है वो कम होता जाता है और वो किनारे तक पहुँच जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो शोर की बात करी गई है दोस्तों, शोर ये किनारा है जो मतलब अपना बोट का किनारा है, उसकी बात करी गई है। तो उसी के डायरेक्शन पे अगर मतलब जो व्यक्ति चल रहा है तो जो बोट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, बोट रेजिस्टेंस किस तरफ करेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। क्योंकि ये आपको पता ही होगा दोस्तों, फ्रैक्शन का नियम होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो जिस चीज़ को हम अगर क्या बोलते हैं
धक्का दे रहे हैं वो लगता है, तो उसका होता है दोस्तों म्यू आर। इसे रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है, रजिस्ट करना। रजिस्टर मतलब कोई भी चीज़ का मतलब मना करना, जैसे कोई तुमको कोई तुम्हारे लिए तुम किसी चीज़ को मना कर, जैसे हम मना कर देते हैं कि नहीं हम खाना, मम्मी बोलती खाना खाओ, तो हम रेजिस्टेंस में क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी हम नहीं खाएंगे खाना, तो ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ को मतलब अवरोध पैदा करना, अवरोध मतलब कि किसी भी चीज़ में बाधा प्रकट करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर मतलब कि आपको पता ही होगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है दोस्तों, तो ये तो बहुत ही आसान सा उत्तर है। ठीक है, दूरी की यूनिट होती है दोस्तों प्रकाश वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 4 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसी ह्यूमिडिटी होती है जैसे दोस्तों ये मान लीजिए एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ क्या होगा, वेपर प्रेजेंट होगा दोस्तों। ठीक है, अब वेपर प्रेजेंट होगा दोस्तों तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए परसेंटेज ऑफ दी। ठीक है, किसका परसेंटेज होता है दोस्तों, तो ये इसका जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एक्चुअली प्रेजेंट टू द अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब क्या देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो वेपर प्रेजेंट होंगे अपॉन एक्चुअल ह्यूमिडिटी कितने होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि अब ये अनुमानित लगाया गया होगा कि ये इतने मतलब इतना जो ये बॉक्स है इसके अंदर मान लो 1 क्यूबिक वेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा हैं अपॉन जितने होते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, जिससे हम रिलेट कर पाएँ, कोई भी चीज़ को रिलेट कर पाएँ। और ह्यूमिडिटी मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी ह्यूमिड टेम्परेचर की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग की बात कर रही है। तो जैसे आप अपने घर पे मीटर बोर्ड देखे होंगे, वहाँ पे सप्लाई होती है घरों में वैसे 220 वोल्ट की सप्लाई होती है दोस्तों। ठीक है, 220 to 240 वोल्ट की सप्लाई होती है। वहाँ पे फ्यूज़ लगे हुए हैं दोस्तों, देखे होंगे आप व्हाइट कलर के ऐसे खींचने वाले रेक्टेंगुलर करके फ्यूज़ लगे होते हैं दोस्तों। उन फ्यूज़ के अंदर क्या होती है, कॉपर वायर होती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे अंदर कॉपर की वायर होती है, यहाँ पे ऐसे देख पाएंगे, अंदर वो दिखती नहीं है, बाहर से अंदर होती है। तो क्या होती है, जैसे ही 220 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अब अगर हम 220 वोल्ट से जैसे 240 आ गया, 240 to 60 आ गया, तो क्या होता है दोस्तों, वो जो कॉपर वायर रहती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, उड़ जाता है, मतलब कि टूट जाती है वो। तो कॉपर वायर टूटने के बाद क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो जब सप्लाई रुक जाएगी, जैसे यहाँ से सप्लाई हो रही है, तो ये सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, है ना, कूलर हो गया, ये सब के उड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं दोस्तों। तो जो 5th का सही उत्तर होगा, रिड्यूसेस द सब्सटेंशियली। ठीक है, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक तो फ्लो ऑफ करंट पूछा है तो क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। ठीक है, सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं ल्यूमिन इज अ यूनिट ऑफ। ल्यूमिन किस चीज़ की यूनिट होती है दोस्तों, तो ल्यूमिन एक इकाई है दोस्तों। किस चीज़ की इकाई है, तो यह है ल्यूमिनस फ्लक्स की। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमिन। ठीक है, अभी आगे मैं एक और बताऊंगा दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब कैंडला की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कैंडला। ठीक है, कैंडला की बात कर रहे हैं तो कैंडला किसी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है दोस्तों। अभी हम किसकी बात किए थे, तो ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, वो किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता ही होगा किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ये देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स होती है, ल्यूमिन की यूनिट होती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी चीज़ की यूनिट होती है, तो वो कैंडला की यूनिट होती है दोस्तों। ये दोनों ही समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर वो होता है जो कि इम्प्यूरिटीज डोपिंग होती है, जिसमें जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज में नहीं होता दोस्तों, आर्सेनिक में होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज, सिरामिक, ये सब में डोपिंग नहीं होती दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मरकरी, वाटर और लेदर तो है नहीं, बेंजीन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार। ठीक है, रडार सिस्टम जानते होंगे, जैसे कि मान लो ये नाव है दोस्तों और ये समुद्र या फिर नदी का कोई वो है, नदी है। ठीक है, इसके नीचे अगर मान लो कोई चीज़ खो जाती है या फिर पनडुब्बी वगैरह को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, रडार सिस्टम लगाया जाता है, जिसके थ्रू वेव्स को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, रडार में वेव्स होती हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, इसके जो आविष्कारक है वो रॉबर्ट वॉटसन है। कौन है, रॉबर्ट वॉटसन। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड अपवर्ड्स। ठीक है, कॉइन को अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए विद अ वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ, v के साथ, तो क्या होगा उसका उत्तर दोस्तों। तो देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर अगर लगाया जाए तो हाफ वेलोसिटी की ही बात कर रहा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम जानते हैं 9.8 होती है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर हाफ किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4.9। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वेलोसिटी लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज, ठीक है। अब ये जान लेते हैं दोस्तों, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मतलब कि सबसे न्यूनतम टेम्परेचर कितना हो सकता है। माइनस में अगर जाया जाए तो माइनस में सबसे कम टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों, तो कितना होगा, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर -300 डिग्री सेल्सियस बहुत मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल टेम्परेचर की बात करी गई है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉसिबल टेम्परेचर मतलब कि जो फिजिबल है, जो आज तक रहा है फिजिबल टेम्परेचर है, ये रहा नहीं है दोस्तों, ये इसलिए ये उत्तर में नहीं आएगा। तो उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। 11th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, -273 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका टेम्परेचर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गारमेंट्स, एक मिनट, गारमेंट्स कीप वार्म इन अ विंटर सीजन, ठीक है। गारमेंट्स आप जानते होंगे दोस्तों, ये ऊन कपड़े की बात कर रहा है। ये गारमेंट्स मतलब आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, इनर वेयर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे गारमेंट्स मतलब कि ऊनी कपड़ों की बात कर रहे हैं, विंटर वेयर्स की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति अगर मान लो कोई कपड़ा पहना हुआ है ये, ठीक है, ये विंटर वेयर है, ठीक है। विंटर वेयर पहना हुआ है तो इसके जो अंदर की हीट है, जो बॉडी की हीट है, वो क्या होगी, इसी के अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो इसी के अंदर रह जाएगी तो क्या होगा, इसको गर्मी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो कूलिंग टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों। बाहर का जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, वो तो कूलिंग टेम्परेचर है। अब जब कूलिंग टेम्परेचर है दोस्तों तो क्या होगा, देखिए बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर कूल टेम्परेचर है, ये कूल टेम्परेचर है। और मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये हॉट टेम्परेचर में है, ठीक है। तो बाहर की जब हवा जाएगी तो यहाँ से टकराएगी और बाहर आ जाएगी, बाहर ही बाहर रहेगी, तो क्या होगा, इसको हॉट लगेगा विंटर वेयर्स की वजह से। लेकिन क्या होता है, जब हम नॉर्मली वेयर नहीं किए होते और ये मान लीजिए व्यक्ति है पूरा का पूरा और ये डायरेक्ट कोल्ड एयर लगेगी इसको, तो क्या होगा, इसको ठंड लगेगा, क्योंकि जो हॉट एयर है वो तो एक लिमिटेड है, लेकिन कोल्ड एयर तो पूरे सराउंडिंग में है, तो सब तरफ से इसको लगेगी, तो क्या होगा, ठंडी लगती है ऐसे में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रिवेंट हीट फ्रॉम बॉडी आउट गोइंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई क्या है, स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग के वाइब्रेशंस को जैसे मान लीजिए मैंने इसको खींचने के बाद क्या होगा, कुछ इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन मतलब इसकी कुछ लेंथ में बढ़ाव होगा, तो उसको कैसे नापा जाता है, तो उसको नापा जाता है दोस्तों सोनोमीटर से, ठीक है दोस्तों, सोनोमीटर से नापा जाता है। गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का मतलब जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है दोस्तों, बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो सकता है, एक तो गैस में और दूसरा किस में हो सकता है, तो लिक्विड में। सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, हीट करेंगे तो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैसेस में कन्वर्ट होगा। गैसेस बोले तो वेपर में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो वेपर में कन्वर्ट होगा दोस्तों, उससे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे जो बात करी गई है वो स्पेसिफिक हीट की बात करी गई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हीट करता है, कितना मतलब वो कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो क्या हो दिया है यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अदर एट द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे ही जो स्पेसिफिक हीट है वो अपना 2 प्रॉपर्टी शो करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, अब देख लेते हैं, कॉइन इन अ बीकर फिल्ड विद अ वाटर अपीयर्स रेस। अच्छा, ये एक बीकर में दोस्तों कॉइन है, ठीक है। अब बहुत बार आप देखे होंगे कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो वो थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है दोस्तों उभरी हुई, वहाँ पे लगता है दोस्तों रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये लगता है दोस्तों। और इसके ऊपर क्या वर्क करता है दोस्तों, तो स्नेल्स लॉ करके एक लॉ होता है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है दोस्तों स्नेल्स लॉ, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से अगर कोई लाइट बीम आई, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ बेंड होता है दोस्तों। लेकिन अगर नॉर्मल ये तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो लाइट आती है वही लाइट क्या होती है, यहाँ से वापस चली जाती है दोस्तों, ठीक है। या तो यहाँ से आई और यहाँ पे चली गई, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे भी एक लॉ लगता है दोस्तों, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। आपको पता होगा दोस्तों ये सब, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है दोस्तों, ठीक है। ये लॉ लगता है, जैसे कि ये पता है, ये बेस होगा, ठीक है। तो ये आई और ये आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है दोस्तों, ये पता होगा आपको, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट में आता है दोस्तों 15th नंबर देखते हैं, अ मैन हैव अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद द वाइट स्किन। अच्छा, एक काला आदमी है और एक गोरा आदमी है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कैसे हम जानेंगे, तो क्या इसमें हीट कंटेंट की बात करेंगे दोस्तों, हीट कंटेंट के बारे में कहा गया है। तो इसका हीट कंटेंट देखिए, लेस हीट कंटेंट आदमी क्या होगा, डार्क स्किन, ठीक है। मोर लेस कोल्ड कंटेंट आदमी क्या होगा, आपका वाइट स्किन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सिंपल सा ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, द बेस्ट एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट मतलब कि गुड कंडक्टर, ठीक है, और पुअर कंडक्टर, ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो गुड कंडक्टर होगा दोस्तों सिल्वर होगा और पुअर कंडक्टर होगा लीड, ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 में द थ्री फंडामेंटल ऑफ द कलर आर, ठीक है, कौन कौन से कलर है, थ्री फंडामेंटल कलर बताना है। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल मतलब बेसिक कलर, ठीक है दोस्तों। अब बेसिक कलर ये जानते होंगे आप दोस्तों कि न्यू इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है, म्यू लैम्डा, ठीक है, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला वेवलेंथ फाइंड करने का। अब देखिए रेड की क्या होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रीन इसकी भी होती है लेकिन इस कंपेयर टू ये कम होती है, तो अपन लोग विबग्योर ग्योर से ये पता लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये पता ही होगा विबग्योर जो है, अगर प्रिज्म से कोई वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये प्रिज्म है, यहाँ से अगर मैं वाइट लाइट पास करा रहा हूँ तो ये 7 कलर में रिफ्लेक्ट होगी दोस्तों। तो ऐसे ही करके विबग्योर बनता है दोस्तों। तो सबसे आर जो सबसे लास्ट में होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है या फिर उसकी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। और जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ वो सबसे कम होती है, और ये ब्लू ग्रीन उसी के बीच में आता है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर। अच्छा, हैवी वाटर के बाद में दोस्तों आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे मिलेगा कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में भी बताया और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ही बात की गई है दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़न होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए एक यूरेनियम एटम है, ठीक है, यूरेनियम एटम डिवाइड होगा बहुत सारे छोटे छोटे एटम में, ठीक है। तो जैसे यूरेनियम 235 है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 235, ठीक है। अब 235 होता है, तो अगर वो छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड होगा तो दोस्तों बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे ऐसे में। तो उसको क्या, उसके न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए उसके आपका क्या बोलते हैं प्रोटॉन्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 90 ये है द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑब्टेन बाय। अब अगर हम कहीं मूवी हॉल जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे देखते हैं कि एक फिल्म बनी हुई रहती है, वहाँ पे दिखाता है। तो कौन सी सोर्स, एक सोर्स रहता है दोस्तों और एक आपका क्या बोलते हैं बैंडविड्थ रहती है, बैंडविड्थ, ठीक है दोस्तों। तो सोर्स और बैंडविड्थ दोनों को मिलाते हैं तो 2 वर्चुअल लाइट सोर्सेज बनते हैं दोस्तों, ठीक है, एक बैंडविड्थ और एक आपका सोर्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी थी, तो एक्सरे की डिस्कवरी करने वाले थे WC रॉन्टजेन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही एक्सरे की डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ। अब देख लेते हैं दोस्तों लेंथ के टर्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो देखिए आर्मस्ट्रांग होती है 10⁻⁻⁻, फर्मी और आपका नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, ठीक है, -9, और माइक्रोन होता है 10⁻⁻3, ठीक है दोस्तों। ये सब माइक्रोन और ये सब की बात है। तो फर्मी जो होती है दोस्तों सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 22 क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं होता, तो दोस्तों रेनॉल्ड नंबर है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों, तो इसका भी कारण देख लीजिए। 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक लेमिनार और एक टर्बुलेंट, ठीक है दोस्तों। तो लेमिनार फ्लो को नापने के लिए हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड नंबर का यूज़ करते हैं। इसका 2μ/r ऐसा कुछ फार्मूला भी होता है दोस्तों। अगर आप देख लेंगे, मैं एक बार रिवेरीफाई करके बता दूंगा, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों, ये फार्मूला को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है 2μ/r, आई थिंक यही फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच इज़ द अपरेंट वेट, व्हाट इज़ द अपरेंट वेट ऑफ पर्सन व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग। अब एलिवेटर क्या होता है दोस्तों, तो ये लिफ्ट है, मान लीजिए लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका जो उसके व्यक्ति जो है उसमें वो उसका अपरेंट वेट क्या होगा, ठीक है। अपरेंट वेट और रियल वेट 2 टाइप के वेट होते हैं दोस्तों, अपरेंट वेट और रियल वेट। तो अपरेंट वेट हमेशा उसके रियल वेट से कम होगा, ठीक है दोस्तों। यही बात की गई है। कैसे कम होगा दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन पे लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब मान लो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में और उसको क्या बोलते हैं उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे के डायरेक्शन पे। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो लेस देन द एक्चुअल वेट, उसका जो वेट है उससे कम हल्का लगता है ना, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत हल्का फील होता है, ठीक है। तो वही बात करी गई है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, एम्पियर क्या नापने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, करंट नापने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है। अब वेक्टर जान लेते हैं दोस्तों। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कार है, ठीक है दोस्तों, कार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ फोर्स है, जैसे कि 2, 3, 4 कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, और डायरेक्शन होगा कुछ दोस्तों, जैसे मान लीजिए ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन जा रहा है तो होगा।
तो ऐसे यहाँ पे बल दिया गया, बल मतलब फोर्स है ना। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, सदिश राशि कौन सा नहीं है, तो द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, बाकी सब सदिश राशि है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है, तो यूरेनियम होता है दोस्तों। यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो यूरेनियम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों जिनका ऑक्टेट पूरा हो चुका होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, सोलर सेल के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल के लिए दोस्तों किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन में क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इसमें डोपिंग कर सकते हैं, बाकी में हम डोपिंग नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता मतलब कि लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहा है दोस्तों। लाइट इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, तो कैंडला इज द लाइट इंटेंसिटी का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, 30 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, रॉकेट किस सिद्धांत पर मूव करता है, तो देखिए मान लीजिए ये रॉकेट है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये कुछ फ्यूल से जलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ फ्यूल से जलेगा और यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो फ्यूल जो लगा रहे हैं वही फोर्स है और ये इसका डायरेक्शन है मान लीजिए। ठीक है, तो संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण के थ्रू, ठीक है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू ये आपका रॉकेट वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं पास्कल किस चीज़ की इकाई होती है, तो पास्कल होती है दोस्तों इसकी प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है। ठीक है, और एक बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ठीक है दोस्तों, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, जल का बहाव मतलब फ्लो ऑफ वाटर अगर मापना है तो किससे मापेंगे, तो वो क्यूसेक एक यंत्र होता है दोस्तों, उसके जरिए मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, दोस्तों ये केंद्र की तरफ मतलब कि सेंटर की तरफ किस फोर्स से खींचा चला जाता है, तो दोस्तों ये ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही सेंटर की तरफ खींचा चला जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है और ये मून है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है, अब ये पता होगा कि अर्थ में अगर किसी का वेट 10 kg है तो यहाँ पे जाने का वो क्या कितना हो जाएगा, 10/6, मतलब कि उसका वेट कम हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा, तो 1/6 टाइम कम हो जाता है दोस्तों वहाँ जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नियम निम्न में से किसके संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो लवन का नियम से संबंधित है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नियम। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं दोस्तों, देखते हैं दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को कौन सी बल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स की, केंद्रीय बल टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसको एक्सेलरेट कर पाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, दोस्तों ये देखिए आप, ये छत है और ये मान लो ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से अगर आप कागज़ काट के फेंकेंगे तो क्या होगा, वो उड़ते जैसे मान लीजिए ये छत है तो यहाँ से ऐसे उड़ते ये ग्राउंड लेवल पे नीचे आके डिपॉजिट होगा वो। ठीक है, लेकिन अगर पत्थर फेंकेंगे तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बादल क्या होते हैं दोस्तों, उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो तैरते रह जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी में कोई चीज़ तैरती है, बर्फ़ तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है दोस्तों, डेंसिटी घनत्व कम होने की वजह से बादल तैरते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की जगह 40 लिखा हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार है, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोस्तों क्या, हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है दोस्तों, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमको वहाँ से रिएक्शन फोर्स मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा ही करते हैं, हम अपने हाथ को आगे बढ़ाते जाते हैं और हमें पानी की तरफ से रिएक्शन फोर्स मिलता जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या
परिवर्तन होता है, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मात्रा बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसके घनत्व मतलब कि उसकी डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पता ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है दोस्तों, ठीक है। अब वस्तु की मात्रा ही बदल देंगे आप, ठीक है, मतलब कि मात्रा तो मास चेंज हो जाएगा, तो मास चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। तो मास और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट में आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस चीज़ से होती है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों किस चीज़ से? तो आपका ये होती है सूर्य की ऊर्जा किस चीज़ से उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय संलयन से होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियर आपका फ्यूज़न, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कन्वर्ट होकर एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, ये होता है नाभिकीय संलयन, मिलना, ठीक है दोस्तों, मिलाना, छोटे कण को एक बड़े उसमें मिलाना है दोस्तों, तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ये बड़ा, ठीक है, ये नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो कौन ने पिघलाया था दोस्तों? तो डेवी ने पिघलाया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये 40 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए दोस्तों। अगर हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे हों, इनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ दोस्तों, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ट्रस्ट करिए दोस्तों, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ फ्री है। आपको नोट्स भी फ्री मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और आपको क्या बोलते हैं ACF की एक ACF करके हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी मिलेंगे, और हमारे जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में वो तो कर ही रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।